Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration. Course code is MPA 406 and lecture number is 20. So before we move on to today's topic of discussion, let us have a brief review of whatever we have discussed in our previous lecture. Okay, पिछले lecture में हमने क्या-क्या बात की थी, आपको कुछ याद आ रहा है? Okay, we have talked about human resource management process. We talked about human resource planning. We talked about forecasting methods. Then we talked about different human resource development functions. And in talking about human resource development, in our previous lecture, we talked about three functions of human resource development. And those three functions are training and development, organization development, and career management. Now, in our previous lecture, we talked about training and development. So, what is the difference between training and development of employees? Now, training means learning existing job skill requirement is called training. Like for example, आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए, आपके ऑफिस में कंप्यूटर वर्क होता है, आपने MS ऑफिस पे काम करना है, तो आपको एक पर्सन चाहिए जिसको MS ऑफिस के ऊपर वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, MS एक्सेस आना चाहिए, तो आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है. सो इफ़ यू हायर ए पर्सन फॉर दैट पर्पज़ और उसको कुछ एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसको पहले से आती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उसको काम करना नहीं आता, हाउ टू परफॉर्म दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर दैट कि उस पर्सन को आप ट्रेनिंग करवाएं. नाउ ट्रेनिंग मीन्स कि उसकी जो एग्जिस्टिंग जॉब स्किल रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने बात की कि MS ऑफिस की, उसको आप ट्रेनिंग दिलवाएंगे, या अगर कोई रिपोर्ट राइटिंग का उसके पास काम है तो उसको रिपोर्ट राइटिंग की आप ट्रेनिंग दिलवाएंगे. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ही आप ट्रेनिंग करते हैं. न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ या जिनको हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कहते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो जब हमने ट्रेनिंग की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट. So development is learning future job skill requirement as well as improving the existing job skill. जो आपकी requirement हैं उनको भी आपने improve करना है. So present और future दोनों जो आपकी job skill requirements हैं उसके आप focus करते हैं in the development process. Then हमारे previous lecture में we have talked about different principles to deliver training effectively. कि if you design a training program, तो किन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे, किन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर ट्रेनिंग्स. क्योंकि जब हम पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट आ रही है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज़ द टाइम. तो आपके डिफरेंट रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इवेंट्स पे इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, लाइक ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स. तो ये चारों तरह के रिसोर्सेज आपके रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस. सो व्हेन यू गो फॉर conducting different training and development sessions, so there are different principles one needs to follow, and the most important principle is the trainer or the instructor. So when you are talking about the trainer or the instructor, the major responsibility is on the shoulder of your trainer. So trainer competence is really very important. Like for example, जिस ट्रेनर को आप अपनी ट्रेनिंग के लिए उसकी सर्विसेज को आप इंगेज करते हैं, सो उसकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए ऑन द कंटेंट, ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द प्रोग्राम. ये ना हो कि आपका जो ट्रेनर है वो खुद इनकॉम्पिटेंट है, उसकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है. सो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो डेफिनेटली यू कैन नॉट डिलीवर इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो एक वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि यू नीड टू एंगेज ओनली दैट पर्सन एज ए ट्रेनर हु इज़
really good in communication skills, who is good in analytical skills, who has a very strong on the subject. और कोशिश ये करें कि आप उसी ट्रेनर को इंगेज करें ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए जो कि उसी रेलेवेंट डिसिप्लिन में से हो. सो डेफिनेटली जब बैकग्राउंड होगा उस पर्सन का उसी एरिया ट्रेनिंग जो आप जिसमें दे रहे हैं उसमें जब उसका बैकग्राउंड होगा तो डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करेगी और वो ज़्यादा बेहतर तरह से ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकेगा. Then we talked about another principle of training and that is called the learner. So trainer के साथ साथ learner या जिसको हम trainee कहते हैं, so there are major responsibilities on the shoulder of trainees as well. कि जो trainees हैं जैसे employees हैं जिनको आप public sector में training देने जा रहे हैं, तो administrator जो है public sector में उसको चाहिए कि वो ensure करे कि जितने भी trainees हैं उनकी full एक interest हो, उनकी motivation हो, उनको interest हो उस training के अंदर, उनको ऑलरेडी आपने मोटिवेट किया हुआ हो कि ये ट्रेनिंग जो है उनके लिए कितनी बेनिफिशियल है, एक अवेयरनेस उनको आप दे चुके हो. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो पार्टली जो ट्रेनर है उसका भी काम है कि वो ट्रेनिंग के आगाज पे उस ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस पे, उसकी सिग्निफिकेंस पे, उसकी रेलेवेंस के ऊपर अवेयरनेस दे ट्रेनिंग्स को. लेकिन उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, जो ऑर्गेनाइजर है उस ट्रेनिंग का, उसका भी काम है कि वो जो ट्रेनीज हैं उनको अवेयरनेस दे कि इस ट्रेनिंग से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है. सो डेफिनेटली जो आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता है आपकी मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज होता है, और अगर आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाता है. देन हमने बात की लैंग्वेज की कि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छी तरह से डिलीवर करने के लिए, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि जो लैंग्वेज है ट्रेनर और ट्रेनी के दरमियान दैट शुड बी कॉमन. कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द ट्रेनर्स एंड द ट्रेनीज बोथ. तो वही लैंग्वेज आप यूज़ करें जो ट्रेनर ट्रेनी जो हैं उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें कुछ ट्रेनीज जो हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो दैट विल नॉट गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स जो कि आप डिज़ायर कर रहे हैं. देन वी टॉक अबाउट द लर्निंग प्रोसेस कि वो मोटिवेटिंग होनी चाहिए कि आपकी जो कंफर्ट लेवल हो ट्रेनिंग का, जहाँ पे जो वेन्यू है वहाँ पे कंफर्ट लेवल हो, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हों, वहाँ पे जो आपको रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल हों, और उसके साथ साथ डेफिनेटली ट्रेनर का काम है कि वो आइस ब्रेकर्स यूज़ करें. ना आइस ब्रेकर से हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आइस ब्रेकर से ये मुराद है कि आप किस तरह से आइस को ब्रेक करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जब लोग आपके सामने ट्रेनीज बैठे हुए हैं, तो उन ट्रेनीज को किस तरह आपने मोटिवेट करना है. उन मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप कोई रोल प्ले करवा सकते हैं, आप सिंपल एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप डेली लाइफ में से कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन या कुछ चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं जो कि उस ट्रेनिंग एरिया से रेलेवेंट हो. सो इन दिस वे लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट होता है, दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, एंड व्हेन दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग देन यू मूव ऑन टूवर्ड्स योर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि उस ट्रेनिंग का मेजर फोकस है. एंड फाइनली हमने बात की थी कि जो रिव्यू एंड एप्लीकेशन है कि जो भी ट्रेनिंग आप डिलीवर करते हैं उसका रिव्यू करें, उसकी एप्लीकेशन को देखें, उसका एक फॉलोअप करें और उसका एक फीडबैक लें. उसका फ़ायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप डिलीवर करेंगे तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फीडबैक तो आप अपने करंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं. सो दैट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज़ गुड फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर सर्विंग इन दैट public sector organization. Now we move on towards our today's topic of discussion, and that is career development. Career development की जब हम बात करते हैं तो it says that ongoing process by which individuals progress through series of changes. कि किसी भी public sector organization के अंदर जो individuals काम कर रहे हैं तो वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस हैं जिससे वो आगे बढ़ते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक ग्रेड से वो स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आफ्टर डूइंग योर मास्टर्स और एमएस, जब आप एक फॉर एग्जांपल बीपीएस 17 से अगर आप बेसिक पे स्केल 17 से शुरू करते हैं पब्लिक सेक्टर में, तो फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक क्राइटेरिया है प्रमोशन का या अपॉइंटमेंट का, उसके मुताबिक जब आप उसको मीट करते हैं तो आप आगे ग्रो करते हैं. दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस. और आप बीपीएस 17 से 18, 19, 20 एंड सो ऑन आप आगे मूव करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कैरियर डेवलपमेंट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान.
जब हम कैरियर की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरियर्स इन द वर्ल्ड, एंड द फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल कैरियर। ट्रेडिशनल कैरियर जो कि जैसे कि अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप देखें कि दे आर सर्विंग इन डिफरेंट ग्रेड्स। लाइक फॉर एग्जांपल मे बी डिफरेंट बेसिक पे स्केल्स में काम कर रहे हैं, या इसको कहते हैं SPS के स्पेशल पे स्केल्स में वो काम कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट ग्रेड्स में काम कर रहे हैं और उन डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर रहते हुए वो जो आगे अपने एक चेंजेस आती हैं, जो फर्दर प्रमोशंस आती हैं, जो एडवांसमेंट आती है, जो ग्रोथ आती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कैरियर। और उसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, कि इतने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद या इतनी क्वालिफिकेशन के बाद यू बिकम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट हायर ग्रेड। और जब आप नेक्स्ट हायर ग्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, लाइक फॉर एग्जांपल प्रमोशन का क्राइटेरिया है कि सम टाइम 40 to 50% जो लोग हैं, ख़ासतौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको 50% जो कोटा है वो ये है कि उनको प्रमोशन दी जाती है उनकी नंबर ऑफ ईयर्स और उनकी क्वालिफिकेशन और बाकी जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जब वो मीट करते हैं, रिमेनिंग जो 50% है उसको एडवर्टाइज किया जाता है और उसको ओपन मेरिट पे पोजीशंस को फिल आउट किया जाता है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटीन कैरियर्स, जो कि पूरी दुनिया की जब हम ऑफ कोर्स बेंचमार्क्स देते हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि फ्रीक्वेंटली चेंजिंग बेस्ड ऑन चेंजेस इन द पर्सन एंड चेंजेस इन द वर्क एनवायरनमेंट। Now this is really very interesting, that and most important information for all of you, that जैसे जैसे जो एम्प्लॉई जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस आती हैं और जैसे जैसे जिस टारगेट मार्केट के लिए वो काम कर रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, उसके साथ साथ उसके कैरियर डेवलपमेंट उसकी होती है। सो फॉर एग्जांपल कि आपने बैचलर्स किया हुआ है और आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप मास्टर्स कर लेते हैं, तो जो ही आप मास्टर्स करते हैं तो आपको नेक्स्ट हायर ग्रेड में यू बिकम एलिजिबल। इसी तरह से आपका अगर जिस मार्केट को आप सर्व कर रहे हैं, जिस टारगेट मार्केट को आप सर्व कर रहे हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जिस ग्रुप को आप सर्व कर रहे हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो इंटायर पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, तो जो जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा चैलेंजेस हैं, आपकी काम के अंदर ज़्यादा क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका जो कस्टमर्स है जिसको आप सर्व कर रहे हैं उसकी जो अवेयरनेस लेवल है इंक्रीज हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं, उसकी नीड्स एंड वांट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो उसके मुताबिक डेफिनेटली आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी पड़ती है। सो जो जो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं तो आप प्रमोट होना शुरू कर देते, नेक्स्ट ग्रेड की तरफ आप मूव करना शुरू करते हैं, आप प्रमोट करना शुरू हो जाते हैं हायर ग्रेड की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटीन कैरियर। Now जब हम बात करते हैं जॉब चेंजेस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सो दीज आर द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। जब आप देखते हैं कि प्रमोशन है कि एन अपवर्ड मूव टू अ पोजीशन विद मोर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे, कि एक अपवर्ड मूव है पोजीशन में, कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप BPS 17 में हैं, बेसिक पे 17 में आप काम कर रहे हैं, तो आप ग्रेड 18 में BPS 18 में जब आप मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। और जब आप BPS 17 से BPS 18 में जाते हैं तो यू गेट मोर अथॉरिटी, और ऑफ कोर्स अथॉरिटी के साथ कम्स इन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जो हैं, आपकी पे जो है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। ट्रांसफर, अ हॉरिजॉन्टल मूव टू अ पोजीशन विद अबाउट द सेम सैलरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ट्रांसफर ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कि BPS 17 में आप काम कर रहे हैं, ना बेसिक पे स्केल 17 में आप काम कर रहे हैं और आपकी ट्रांसफर हो जाती है, मीनिंग दैट कि BPS 17 के अंदर ही आपको किसी और डिपार्टमेंट में या सेम डिपार्टमेंट में किसी डिफरेंट पोजीशन के ऊपर आपको अपॉइंट कर दिया जाता है, तो विद ऑलमोस्ट द सेम सैलरी, और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। देन डिमोशन, सो डिमोशन इज एन लाइक इट इज ऑपोजिट टू प्रमोशन, एंड इन डिमोशन द डाउन ग्रेडिंग और reassignment of an employee to a position
with less responsibility. तो डिमोशन में जैसे कि आप जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बेसिक पे स्केल 17 में काम कर रहे हैं और आपको आपकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से या किसी भी ऐसे फैक्टर की वजह से जिसकी वजह से आपकी जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस आप नहीं दे पा रहे, तो आपकी डिमोशन कर दी जाती है और आप बीपीएस 17 से आप डाउनवर्ड मूव करते हैं और आप 16 या 15 की तरफ आपको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो उसमें डेफिनेटली आपकी जो अथॉरिटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी जो पे है, वो डेफिनेटली उस डिमोशन के साथ उसमें भी कमी आती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। layoffs, temporary separation of an employee arranged by employer. Now layoffs जो हैं इसमें जो एक्शन है वो एम्प्लॉयर की तरफ से लिया जाता है। सो एम्प्लॉयर इज द डिसीजन मेकर इन दिस केस। जब लेऑफ्स होते हैं और लेऑफ्स में एक टेम्पररी सेपरेशन है एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि एम्प्लॉय को लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई एक असाइनमेंट चल रही है, कोई एक्टिविटी चल रही है, तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन उसकी हो जाती है, जब वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो आप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको उस वर्कर की, उस एम्प्लॉय की, उस ऑर्गेनाइजेशन को मजीद ज़रूरत नहीं होती। तो एम्प्लॉयर टेम्पररी उस एम्प्लॉय को गुड बाय करता है कि जी नाउ योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो व्हेन नेक्स्ट टाइम इफ वी हैव एनी अपॉर्चुनिटी, सिमिलर प्रोजेक्ट्स और एनी other activity like this, so we may invite you again. So this is the case in case of layoff when we talk about public sector of Pakistan. Termination. Now this is a very serious thing. Permanent separation of an employee arranged by employer. Again, the decision maker is the employer, and this says that कि जो एम्प्लॉई है उसको परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया जाता है। नाउ इसके अंदर डेफिनेटली करप्शन के केसेस हो सकते हैं, इसमें डिसोबीडियंस के केसेस हो सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के केसेस हो सकते हैं, या इसी तरह के सिमिलर कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया जाता है और इट इज़ डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एंड देन रेजिग्नेशन, permanent separation of an employee arranged by employee. तो now you see that कि ये जो डिसीजन है ये एम्प्लॉय खुद लेता है, कि एम्प्लॉय रिजाइन कर जाता है, एम्प्लॉय इस्तीफा दे देता है। अगेन दिस इज अ परमानेंट सेपरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी परमानेंट सेपरेशन हो जाती है और एम्प्लॉय जो है अपनी मर्जी से रिजाइन करके वहां से मूव आउट हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन से। एंड देन रिटायरमेंट, सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ his or her career. Like for example, जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो जब वो 60 ईयर्स की एज तक पहुंचता है तो आफ्टर द एज ऑफ 60 वो रिटायर हो जाता है। और रिटायरमेंट डेफिनेटली, सो दिस इज अ सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय जो कि उसके कैरियर के एंड के ऊपर डेफिनेटली उसकी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेशन हो जाती है। सो दिस इज एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। Now when we talk about career management, what are the major challenges? A major challenge is how to balance advancing current employees' careers with simultaneously attracting and acquiring employees with new skills. Now this is really a major challenge कि जो organization के अंदर employees काम कर रहे हैं, आपने उनको रिटेन करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको प्रमोट करना है, उसके साथ साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो आके ज्वाइन करें और उनको आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करना है। सो नाउ द थिंग इज दिस इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको रिटेन करने की, मोटिवेट करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली दे वांट कि जब प्रमोशन की बारी आए, जब उनको हायर ग्रेड्स की बारी आए, तो डेफिनेटली दे ऑल वांट कि उनको प्रेफरेंस दी जाए। बट ऑन द अदर साइड डेफिनेटली क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए, इन्हांस परफॉर्मेंस के लिए और पॉजिटिव चेंजेस के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सटर्नल जो कैंडिडेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर के लोग हैं, उनको भी आप अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। तो नॉर्मली जो मोस्टली प्रैक्टिसेस हैं पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में
कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देते हैं इन दी पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि ऑटोनमस बॉडीज हैं, जो कि अपनी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के खुद इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं. दे हैव ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड देन दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड्स इट एंड देन दे हैव ए सिलेक्शन बोर्ड, और वो अपना रिटन टेस्ट खुद लेते हैं और वो अपना इंटरव्यूज खुद कंडक्ट करते हैं. सो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है ऑटोनमस बॉडीज में इन दी पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. तो इसकी एग्जांपल देते हुए जब हम बात करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली एक प्रमोशन का एक वहाँ पे क्राइटेरिया है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर 10 पोजीशंस हैं वेकेंट, तो 5 पोजीशंस को फॉर इंस्टेंस दे में लाइक एलोकेट के जी जो लोग ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है, सो उनको प्रमोशन दे दी जाती है और वो उनको एक इंटरनल प्रमोशंस हम कहते हैं. एंड देन जो रिमेनिंग 5 पोजीशंस हैं उनको आप एडवर्टाइज कर देते हैं ताकि पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो तमाम लोग जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें, तो फिर उसका टेस्ट इंटरव्यू होता है और जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको वो पोजीशंस दी जाती हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हम देखते हैं कि प्रमोशन और अपॉइंटमेंट का ये तरीका है. ऑन दी अदर साइड जब हम एकेडमिक साइड देखते हैं इन दी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस बॉडीज में जब हम देखते हैं तो एकेडमिक्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनकी जो सिलेक्शन है, उनकी जो हायरिंग है, उसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि वहाँ पे तमाम पोजीशंस को एडवर्टाइज किया जाता है, प्रमोशंस नहीं होती. So that is the major difference between the administrative positions and the academic positions when we talk about the public sector universities of Pakistan. तो academics की positions को advertise कर दिया जाता है, तमाम positions को advertise किया जाता है, उसमें जितने भी लोग eligible हैं, whether वो आपके internal employees हैं या outsiders हैं, they apply and then there is a written test and then there are interviews and then final selection. सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो करियर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं जो पब्लिक सेक्टर को है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करें, क्योंकि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को भी नाराज नहीं करना और डेफिनेटली आपने जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो डायनामिक लोग हैं, जो नई जो यंग जनरेशन जो आ रही है, जो इस वक्त वंडरफुल क्वालिफिकेशन के साथ, वंडरफुल स्किल्स के साथ, वंडरफुल एटीट्यूड बिहेवियर के साथ है, आपने उनको भी इग्नोर नहीं करना. तो डेफिनेटली वी नीड टू हैव ए बैलेंस हियर. सो दिस इज अ बिग चैलेंज फेस्ड बाय HRD एक्सपर्ट्स. एंड जब हम करियर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दिस इज अ बिग चैलेंज जो करंटली जो पब्लिक सेक्टर को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है. एंड देन देयर आर मैनी अदर चैलेंजेस लाइक वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन barriers. Now when we talk about communication barrier, this is one of the biggest problem of any organization in the world, including Pakistan. Particularly जब हम बात करते हैं public sector of Pakistan की, तो we see different communication barriers. Like for example, जब आप ऑफिस के अंदर आप नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, जब फाइल मूव होती है तो मोस्टली उसके ऊपर नोटिंग ड्राफ्टिंग में वो एक चैनल से दूसरे चैनल पे, दूसरे से तीसरे चैनल पे मूव करती है, एक हायरार्की है, उसमें वो फाइल मूव करती है, तो उसके अंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही होती है. तो डेफिनेटली उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन में भी ये भी चीज़ है कि डेफिनेटली उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि सम टाइम कुछ उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, कम्युनिकेशन बैरियर्स की वजह से वो जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा डिलेज आते हैं. और डेफिनेटली जब डिलेज आते हैं तो डिसीजन मेकिंग में डिलेज आते हैं, और जब डिसीजन मेकिंग में डिलेज आते हैं तो डेफिनेटली दैट लीड अस टुवर्ड्स पुअर एफिशिएंसी एंड पुअर इफेक्टिवनेस. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑफिस मीटिंग्स की, तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान दैट मोस्ट ऑफ द meeting participants, they do not participate, they do not argue, they do not ask questions, they do not go for brainstorming sessions. So this is really very important कि वो जो root causes हैं उसको identify किया जाए कि why people who are like participating in this office meetings वो participate क्यों नहीं करते.
तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस कम्युनिकेशन बैरियर को मिनिमाइज करेंगे, रिमूव करेंगे, तो वी कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ आवर एम्प्लॉयज इन ऑफिस मीटिंग्स। और जब पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो भी डिसीजंस होंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। और अगर कम लोग इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में, अगर कम लोग जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अगर कम लोग अपने आइडियाज़ देंगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। यहाँ पे एक फिलोसफर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से, यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू नॉट से। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ उस चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं जो आप कहते हैं, आप उस चीज़ के भी जिम्मेदार हैं जो आप नहीं कहते। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप खामोश रहते हैं तो खामोशी का मतलब तो हाँ है जनाब। तो मीनिंग दैट कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आप एक एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको वहां से सैलरी ले रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो जो फैक्ट्स हैं जो ऑनेस्टली आप उसको प्रेजेंट करें, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो विद लॉजिक्स आप उसको प्रेजेंट करें, और एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि वी नीड टू हैव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, वी नीड टू प्रमोट पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। तनकीद बराए तनकीद इज रियली बैड, वी नीड टू गो फॉर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। मुस्बत तामीरी तनकीद इज गुड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ऑफिस मीटिंग्स में अगर आपको कोई आपके काम के ऊपर आपको सजेशंस देता है, वो आपको मिरर शो करता है कि जी आपने जो काम किया उसके अंदर ये वीकनेसेस हैं, आपके काम के अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, तो you should appreciate that person. So in this way we can promote positive conflict in Pakistan. So there are communication barriers in the public sector of Pakistan. Uske liye we need to work on it. Like for example, we can conduct training sessions of our employees regarding their attitude and behavior. We can send our employees for training and development of their improving their presentation skills and things like that. Then talking about the workforce demographics, again this is another big challenge when we talk about human resource development. So talking about workforce demographic means that now these days we have a highly diversified workforce. When we talk about human resources who are working in the public sector of Pakistan, तो अगर आप 20-30 ईयर्स बैक अगर आप इंटरनेट से चेक करें या आप अपने पेरेंट्स से पूछें या आप इंफॉर्मेशन लें, तो आपको पता चलेगा कि एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही प्रोविंस के ज़्यादा लोग काम करते थे और ज़्यादातर मेल्स काम करते थे। बट इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस करंट अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखते हैं कि नाउ यू सी दैट कि मेल्स एंड फीमेल्स आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. Now people from all provinces of Pakistan and people from Kashmir and people from all areas of Pakistan are working in the same organization. So there is a highly diversified workforce, people from different cultures, different religions, male and female. So all of those persons are working in the same organization, in the same department. So this means this is a highly diversified workforce. और जब आपकी हाईली डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स होगी तो व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज मोर क्रिएटिविटी एंड मोर इनोवेशन. वर्किंग मेथड्स इंप्रूव होते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं. Of course, it's a big challenge to HRD managers because जब different culture, different backgrounds के लोग एक जगह काम कर रहे हैं और जो उसका मैनेजर है उसको उस highly diversified group को मैनेज करना is a big challenge. क्योंकि एक ही कल्चर के लोगों को, एक ही जगह के लोगों को मैनेज करना आसान है as compared to people belonging to different cultures and different geographical locations. So this is another big challenge to human resource development. Another challenge is global economy. Of course, global economy की जब हम बात करते हैं कि world is a global village. Now you cannot hide yourself. You cannot ignore others now. Now this is impossible कि आप इग्नोर करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल विलेज. तो आप जो भी करते हैं, यू हैव ए कंपेटिटर.
So पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि डेफिनेटली दे नीड टू सी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर व्हाट आर द बेंचमार्क्स, व्हाट आर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, और उन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को सामने रखकर we need to develop our standards, or in the long run what we need to do is we need to set our own benchmarks, we need to set our own highest standards, so inshallah in the long run others will follow us. So this is what is required in the public sector of Pakistan, but again this is a big challenge to human resource development managers when we talk about the public sector of Pakistan. And finally we talk about the social responsibility, very important. And public sector of Pakistan, they have the maximum responsibility when we talk about the social responsibility factor here. Like for example, we as a public sector should be responsible towards all stakeholders. Like आप as a university अगर public sector काम कर रहा है, या as a for example हम वापडा की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान रेलवेज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं, या हम किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उनको अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको इंश्योर करना है कि वो अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से इंश्योर करें कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर्स उनको सामने रख के तमाम डिसीजंस लिए जाएं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जिस एरिया में वो वर्क कर रही है उस एरिया में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के साथ किसी न किसी तरह का कोई ताल्लुक है, कोई ना कोई स्टेक इन्वॉल्व है, उन तमाम की तमाम कंसर्न्स का ख्याल रखना, दैट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी of that public sector organization. And again this is a big challenge to human resource development. Now kindly consider the following situation: the athlete searching for a coach who really understands him, the student waiting to see his guidance counselor at university, the worker who has just begun working for a new boss, a self-managing work team and a supervisor about to meet to discuss objectives for the next quarter. Now what do all these situations have in common? So there are 4 situations here. Okay, what comes in your mind when you look at these 4 situations? What is common? The common thing is the need to manage performance effectively. So there is a need to manage the performance effectively. So here we are talking about performance management. Think of performance management as a kind of compass. Like a compass, the job of the manager or athlete coach or university guidance counselor is to indicate where the individual or team is now, and to help focus attention and effort on the desired direction. जैसे कंपास आपको बता रहा है कि इस वक्त आप कहाँ हैं, और जो आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वो आपको बता रहा है कि आप उस जगह उस डायरेक्शन में कैसे पहुँच सकते हैं, वो आपको एक एरो इंडिकेट कर रहा होता है. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज लाइक ए कंपास. जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको बताती है कि व्हाट इज योर प्रेजेंट पोजीशन, इस वक्त प्रेजेंटली आपकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, और जो आपका डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी सिम्त क्या है, उसका पैथ क्या है. सो वो गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं आपको एक राइट पैथ की तरफ लेके जाती हैं. दिस इज व्हाट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस. और जब आप बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तो ऑफ कोर्स दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द public administration, when we talk about the public sector organizations. So of course performance management is the most important area, and without good performance management system we cannot ensure high efficiency and maximum effectiveness of our employees. Now let us see that what is the definition of performance management. It's all about what people do, how they do it, and assessing results. So now you see that
any persons who is working in the public sector of Pakistan, what that person do and how that person do that work, and then assessing results कि उसका result क्या है जो उसने perform किया है. Now जब हम performance management की बात करते हैं तो Agnes 2012 defines it as performance management is a continuous process of identifying, measuring and developing the performance of individuals and teams and aligning performance with the strategic goals of the organization. Now this is really very important to understand this definition. Agnes ने यहाँ पे ये बात की कि performance management it is an ongoing process. So this is not something which is one time. So this is an ongoing process to identify and measure and develop the performance of individuals and teams. और उसको अलाइन करना है, लाइक फॉर एग्जांपल कि जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप मेंबर्स हैं या जो टीम्स हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आपने मेजर करना है, उसको आपने डेवलप करना है और उसको आपने अलाइन करना है जो आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के. सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुड डू. Now performance management, another definition here is performance management is an integrated approach to delivering sustained success to organizations by improving the performance of people who work in them and by developing the capabilities of teams and individuals' contributions according to Armstrong and Barron. So this is really very important. So you not only focus on achieving the organizational goals, you are also focusing on the performance improvement of individuals and teams. You are focusing on improving the capabilities of your teams and individuals. तो आप क्या कर रहे हैं performance management में? आप individuals की, teams की performance को increase कर रहे हैं, उसको develop कर रहे हैं, उसको enhance कर रहे हैं, and then in order to achieve your organizational goals और capabilities को increase करने के लिए definitely you know the root causes के आपके जो human resource काम कर रहे हैं, what are their performance weaknesses and what are the root causes जिसकी वजह से उनकी performance की weaknesses हैं, उसको identify करके then you are suggesting corrective measures and then of course you move forward towards better efficiency and effectiveness. Now this is really a very important question. If you are working in the public sector of Pakistan, so this is a question to you. And if you are not working in the public sector of Pakistan, you can ask the same question from your family members or friends who are working in the public sector of Pakistan. So think about your last performance evaluation or last review. What thoughts come to mind? आपके ज़हन में क्या बात आती है कि लास्ट टाइम जब आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हुई, आपकी ACR लिखी गई, आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी गई, आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट लिखी गई, तो आपके ज़हन में क्या बात आती है? एंड देन व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, उसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा? सो डेफिनेटली दिस इज अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क फ्रॉम आवरसेल्फ कि जब आप बात करते हैं परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की, कि जो आप एज एन एम्प्लॉई आपकी जो लिखी गई, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप सोचें. एंड देन नाउ दीज आर सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस जो हैं एम्प्लॉयज जो हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से हैं कि व्हाट डू एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस. They expect positive constructive feedback on a regular basis. Now as we earlier discussed that we need to retain and motivate our employees. So in order to retain and motivate our employees, this is really very important. We should keep on giving positive constructive feedback on regular basis to our employees. So employees की performance improve हो रही है, they are achieving their objectives, they are their efficiency and effectiveness is wonderful. So why not give them a positive constructive feedback on regular basis? So this will improve their motivation level, this will improve their efficiency and effectiveness. So this is really very important. The employer or the organization should do this thing that in the public sector of Pakistan. So this is like
अ कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस कि कोई एम्प्लॉई कोई अचीवमेंट करता है तो यू शुड थैंक दैट एम्प्लॉई, यू शुड मोटिवेट दैट एम्प्लॉई, उसको जहां तक मुमकिन है आप उसको रिवॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के साथ। इन्वॉल्वमेंट इन गोल सेटिंग, this is another expectation of employees that they want कि उनको गोल सेटिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल किया जाए कि आपके डिपार्टमेंट के आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन गोल्स को सेट जो आप करते हैं, उनको जो सेटिंग प्रोसेस है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आएँ, आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट करें, उनको एज ए टीम मेंबर लेके आएँ और जो एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट आप करवाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएं। सो एम्प्लॉयज़ को जब आप एम्पावर करते हैं, जब आप उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जब उनको इन्वॉल्व करते हैं, जब उनके फीडबैक को आप अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करते हैं, सो ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज enhanced performance of those employees. Be treated fairly and consistently. Again, this is really very important that fair treatment is really very important. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग शुरू हो जाए, this is not good for the organization. This is not good for the employees who are working in the public sector of Pakistan. So this is the major responsibility of the administrator or the top management to ensure that कि वहाँ पे तमाम जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी डिसीजंस हैं और तमाम एम्प्लॉयज़ को फेयर तरीके से ट्रीट किया जाए और किसी के साथ अनफेयर ना किया जाए। क्योंकि जब आप किसी के साथ अनफेयर करते हैं और किसी के साथ आप बुरा करते हैं, अगर आप पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉई की लॉयल्टी डैमेज होती है, उसकी कमिटमेंट डैमेज होती है एंड द रिजल्ट इज डिक्लाइन ऑफ मोटिवेशन एंड ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट यही है कि आपकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, अगेन एम्प्लॉई दे एक्सपेक्ट दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो उनके साथ शेयर किया जाए, मीनिंग दैट कि एम्प्लॉई के ऊपर ट्रस्ट किया जाए। सो वी एज ए टॉप मैनेजमेंट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड ट्रस्ट आवर एम्प्लॉयज़। तो जो इंफॉर्मेशन जो उन एम्प्लॉयज़ से रेलिवेंट है वो उनके साथ शेयर करें आप, और जो रिसोर्सेज हैं लाइक ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो शेयर करें। जिस एम्प्लॉय को जिस रिसोर्स की ज़रूरत है उसको वो इन टाइम प्रोवाइड किया जाए ताकि वो उसको अपनी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसको इन टाइम कंप्लीट कर सके। And then finally, employees they expect that job and career enrichment opportunities, कि job और career enrichment opportunities जो हैं और वो ज़रूर एक facility होनी चाहिए, वो एक opportunity available होनी चाहिए तमाम employees को in the public sector of Pakistan. So overall, when we look at this slide, what do we learn? Okay, we learn from this slide that if we do this thing in the public sector of Pakistan as an administrator, as a good administrator, if we are able to do this thing, we can do wonders. We can get the best out of our employees. We can achieve, not only achieve our targets, we can exceed our targets. So we can set a benchmark, we can set the highest standard. So in order to set the benchmark in the world, this is what the public sector of Pakistan needs to do. Now we will discuss different elements of our performance management system. So when you look at the center of the slide, you will see that to energize employee performance, we need to do these three things, and these three things are called the elements of a performance management system. So in order to energize the employee performance, the most important thing is we need to define performance, and by defining performance we mean that we need to set objectives. Now this is really very important. So we must set objectives, that what are the different goals, what are the different objectives, how we are going to achieve those objectives, so things like that. So when those objectives are smart objectives, when those objectives are realistic objectives, so then of course we can energize the performance of our employees. So the next element of a
the next element of performance management system is to facilitate performance. So how we can facilitate performance of our employees? We need to provide them the required sources. So again, I will repeat that those resources are human, financial, physical, and information. So we need to provide our employees the required resources in time. So when we provide those resources, the required resources in time to our employees, of course the result is better performance. And finally, the third element of a performance management system is to encourage performance. So how we can encourage performance of our employees? That is to provide timely rewards that are valued by employees. So this is really very important. So we need to give rewards, those rewards to our employees that are really valued by our employees. So we need to look at their needs and wants, what they really want from us, what they really need from us. So we need to look into that, and we need to satisfy their needs and wants. And once we are able to satisfy their needs and wants, we can, of course, ensure their best performance. So as a overall, when you look at this slide, so to energize employee performance, if we have these three elements at place correctly, of course, we can enhance the performance of our organization, we can enhance efficiency and effectiveness, and of course, we can increase the repute of the organization, and of course, we are moving towards setting a benchmark. So this is really very important, that for any organization, this is developing an effective performance management system is really very important. So these are the guidelines. Now we talk about the rating scales. So these are some of the rating scales being used in Pakistan. Excellent meaning exceed standards, meaning that कि किसी भी जो आपकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट है या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है या जिस रिपोर्ट पे आपको एवेलुएट किया जाता है उसके अंदर ये स्केल है, ये क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक आपको एवेलुएट किया जाता है एज ए पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई. Okay, this is the rating scale criteria in the public sector of Pakistan, and the highest is excellent, exceed standards. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉई पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, एक जो स्टैंडर्ड्स हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल उसको कहा गया कि आपने एक काम जो है इतने टाइम फ्रेम में और एक क्वालिटी का उसके साथ क्राइटेरिया दिया गया कि इस क्वालिटी के साथ और इतने टाइम फ्रेम में आपने कंप्लीट करना है. If that employee is able to complete that task before deadline and then the employee gives a better quality, that means that that employee has exceeded the standards. So any employee who exceeds standards, so उसको जो rating scale के अंदर हम उसको एक excellent आप उसको दे रहे हैं, एक excellent आप उसको weightage दे रहे हैं. दिस इज कॉल्ड उसको हाईएस्ट आप रैंक दे रहे हैं, हाईएस्ट रेट आप उसको कर रहे हैं ऑन दी परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट. ओके, द नेक्स्ट वन इज गुड. सो अकॉर्डिंग टू दिस रेटिंग स्केल, एनी एम्प्लॉय हु फुल्ली मीट्स स्टैंडर्ड्स, तो किसी भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए, उसको अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो कि सेट किए जाते हैं कि you are supposed to do this thing, you are supposed to do this thing, these are your job responsibilities. तो जो एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को तमाम स्टैंडर्ड्स को फुली मीट करते हैं उनको गुड जो है जो रेटिंग स्केल में उनको गुड दिया जाता है, एंड देन उससे कम जो लेवल है दैट इज़ एक्सेप्टेबल. क्या एम्प्लॉयज़ जो कि दे यूजुअली मीट स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, उनको एक्सेप्टेबल जो है वो यहाँ पे स्केल दिया जा रहा है. एंड सबसे जो कम लेवल है दैट इज अनसेटिस्फैक्ट्री. सो दोज एम्प्लॉयज हु फेल टू मीट स्टैंडर्ड्स, तो एम्प्लॉयज जो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकते उनको लोएस्ट जो है स्केल दिया जा रहा है दैट इज अनसेटिस्फैक्ट्री. एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये बात मैं जरूर आपको कम्युनिकेट करता जाऊँ कि जब इन एम्प्लॉयज की प्रमोशन का टाइम आता है, जब इन एम्प्लॉयज की फर्दर एडवांसमेंट की बात आती है, कैरियर ग्रोथ की बात आती है, तो डेफिनेटली ये जो आपकी क्राइटेरिया है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है या परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट है, वहाँ पे आपकी रेटिंग कैसी थी, आप एक्सीलेंट थे, आप गुड थे, आप एक्सेप्टेबल थे या अनसेटिस्फैक्ट्री थे.
तो इसी के अकॉर्डिंगली आपके डिसीजंस लिए जाते हैं। जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस क्राइटेरिया को देखती है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे। तो जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में या परफॉर्मेंस एवल्यूएशन रिपोर्ट में इसको क्लियरली मेंशन किया जाता है कि ओवरऑल एम्प्लॉय ने कितना स्कोर किया। Now these are some of the performance appraisal methods, and the first one is the ranking method. Now ranking employees from best to worst on a particular characteristic, choosing highest then lowest until all are ranked. Now इसमें क्या करते हैं कि एक ranking method है कि like for example आपके पास 20 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, तो आप देखते हैं कि इन 20 एम्प्लॉयज़ में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है। तो इसी तरह जो बेस्ट परफॉर्मर होगा वो टॉप पे आएगा, उसके बाद जो उससे कम परफॉर्म करेगा उससे नीचे आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड फाइनली जिसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी वो बॉटम पे आएगा। द नेक्स्ट इज द पेयर्ड कंपैरिजन मेथड. So in this paired comparison method, ranking employees by making a chart of all possible pairs of the employees for each characteristic and indicating which is the better employee of the pair. तो pairs बनाते हैं और pair में से then you decide कि ऐसे कौन से employees हैं जो सबसे बेहतर perform कर रहे हैं. Now we talk about the 360 degree performance evaluation system. तो 360 डिग्री से क्या मुराद है कि 360 डिग्री की जब आप बात करते हैं तो दैट मीन्स मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि इट इज़ लाइक अ सर्कल. तो अगर आप देखें कि ये जो एम्प्लॉई है इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक सर्कल की शेप में चारों तरफ से इसका एक फीडबैक लिया जा रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल बॉस जो है वो भी एम्प्लॉई के बारे में अपना फीडबैक दे रहा है कि इस एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस कैसी है. एम्प्लॉई अपने बारे में एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट भी दे रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में एक रिपोर्ट दे रहा है. टीम मेंबर्स जो हैं वो उस एम्प्लॉई के बारे में अपनी फीडबैक दे रहे हैं. देन जो आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, आपके लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी, या अगर कोई वापडा की बात करते हैं तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं जो आपकी बिजली यूज़ कर रहे हैं उनका फीडबैक हो सकता है. एंड देन आपके कॉलीग्स जो हैं आपके ऑफिस में, एंड देन आपके इंटरनल कस्टमर जो आपके जूनियर सीनियर्स हैं, आपके पीयर्स हैं, वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है. तो ओवरऑल रैंडमली ये चारों तरफ से फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉय के बारे में और ओवरऑल एक ओपिनियन डेवलप किया जाता है कि ओवरऑल इस एम्प्लॉय की जो है वो परफॉर्मेंस कैसी है और ये इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसकी वीकनेसेस क्या हैं. इन तमाम को इस 360 डिग्री फीडबैक की मदद से इसको एवेलुएट किया जाता है. Then the another is the comparing with desired criteria. The actual performance is compared with the desired or performance criteria. The result can show the actual performance being more than the desired performance or the actual performance being less than the desired performance, depicting a negative deviation in the organizational performance. Now this is really very important कि जो आपकी actual performance है उसको desired performance के साथ compare किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कहाँ पे आ रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस से नीचे जा रही है या एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस से ऊपर जा रही है, तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयर आपसे क्या चाह रहा है, आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. इफ यू आर हाईली एफिशिएंट एंड हाईली इफेक्टिव, सो ऑफ कोर्स योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज beyond that exceeds those standards, so you get the excellent. जैसे हमने शुरू में बात की कि रेटिंग स्केल के ऊपर आप एक्सीलेंट पे चले जाएंगे और अगर आप मीट नहीं कर रहे तो आप अनसेटिस्फैक्ट्री रेटिंग स्केल की तरफ मूव कर सकते हैं. नाउ जब हम बात करते हैं रेटिंग स्केल्स की, तो दीज आर सम ऑफ द पोटेंशियल रेटिंग स्केल अप्रेजल प्रॉब्लम्स एंड द फर्स्ट वन इज द अनक्लियर स्टैंडर्ड. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एन अप्रेजल दैट इज टू ओपन टू इंटरप्रिटेशन. लाइक फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट है उसके अंदर अगर एक अप्रेजल के लिए अगर आपने एक उसके अंदर एक अगर आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल के किसी पर्सन के उसके लाइक आप बात करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो ओवरऑल अगर आप बात करते हैं किसी पर्सन के बारे में लाइक उसकी इंटरप्रिटेशन अगर बहुत ओपन हो टू ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल कि इफ इट इज नॉट स्पेसिफिक, अगर आप बहुत जनरल सी बात करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि इस पर्सन का करेक्टर कैसा है या इस पर्सन की
जो है वो एटीट्यूड कैसा है। तो दिस इज लाइक टू ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो जो पैरामीटर है, जो स्टैंडर्ड है, उसको देखने की जरूरत है कि दैट शुड बी स्पेसिफिक। अगर आप एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, आप उसके करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको स्पेसिफिकली वहां पे एक क्वेश्चन रखना पड़ेगा कि आप करेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, अगर आप उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक अगर आप जितना स्टैंडर्ड रखेंगे, पैरामीटर रखेंगे, उतना ज्यादा आसान होगा उस पर्सन को रेट करना, और जितना ज्यादा आप जनरल किस्म की स्टेटमेंट देंगे उस एम्प्लॉय को रेट करना उतना डिफिकल्ट होगा, और दैट मे लीड टूवर्ड्स सम प्रॉब्लम्स। Halo effect. This is another potential rating scale appraisal problem. So halo effect occurs when a supervisor's rating of a subordinate on one characteristic biases the rating of that person on other characteristic. Now halo effect ये है कि supervisor जो है वो किसी एक फैक्टर की वजह से एम्प्लॉय जिसकी वो रेटिंग कर रहा है बाकी तमाम फैक्टर्स को बैकग्राउंड में ले जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, या एक पर्सन के कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एक उसका फैक्टर जो है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल वो काम में इतना क्विक नहीं है, तो एक फैक्टर को अगर आप बाकी फैक्टर्स के ऊपर हावी कर देंगे, अगर आप एक फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे और बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आप उसकी कॉम्पिटेंस को नहीं देखेंगे, आप उसकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखेंगे, आप उसके एक्सपीरियंस को नहीं देखेंगे, आप अगर उसकी स्किल्स को नहीं देखेंगे, तो सिर्फ आप एक फैक्टर को बुनियाद बनाकर बाकी तमाम फैक्टर्स को आप इग्नोर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हालो इफेक्ट। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम है कि वो वहां पे हालो इफेक्ट ना करे, बल्कि वो ओवरऑल एक जजमेंट दे कि तमाम फैक्टर्स की बेसिस पे एक एवरेज निकाले, कि तमाम फैक्टर्स को सामने रख के दिस इज द रियल परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर। देन central tendency, a tendency to rate all employees the same way, such as rating them all average. So now you see that कि एक tendency होती है कि तमाम employees को एक ही तरह रेट करना। Like for example, सबको आप एवरेज कर देते हैं, सबको आप अनसेटिस्फैक्ट्री कर देते हैं, सबको आप सेटिस्फैक्ट्री कर देते हैं, सबको आप गुड कर देते हैं। सो दिस इज लाइक ए टेंडेंसी कि तमाम एम्प्लॉयज को आप एक ही तरह रेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि द पर्सन हु इज रेटिंग एम्प्लॉयज himself or herself is incompetent. So this is really very important कि जो evaluator है, जो रेट कर रहा है एम्प्लॉयज को पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए जरूरी है कि दैट पर्सन मस्ट बी हाईली कॉम्पिटेंट, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके परफॉर्मेंस को एम्प्लॉयज की और उसी बेसिस के ऊपर उनको हाई और लो रेटिंग करे। Another problem is strictness and leniency. The problem that occurs when a supervisor has a tendency to rate all subordinates either high or low. Now again this is a big problem. The तमाम employees को whether you rate your employees either high or low, कि या तो आप तमाम employees को excellent और good में आप कर देंगे, या फिर आप तमाम employees को average में या unsatisfactory में आप टेक करेंगे। So this is a tendency कि आप या तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं या आप बहुत ज्यादा लीनियंट हैं। So both of these extremes are unacceptable. So we need to have a person who is moderate, ground reality के मुताबिक और तमाम फैक्टर्स को सामने रख के then you make your judgment, then you make your decision. A bias, the tendency to allow individual differences such as age, race and gender to affect the appraisal ratings. So एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप जेंडर की वजह से, एज की वजह से या रेस की वजह से आप किसी पर्सन की रेटिंग करें, आप कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग लेके आते हैं, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। Now these are some of the reasons why managers sometimes do not address the problems in their organizations. Like for instance, the first one is they hope the problem might go away by itself. Now this is very interesting finding that कि some of the managers they think that कि जिस तरह ये problem आई है उसी तरह ये चली जाएगी. So this is something which is automatic. So this is uncritical thinking. और डेफिनेटली मैनेजर्स जो इस तरह सोचते हैं पब्लिक सेक्टर में, डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्लंडर है
बहुत बड़ी मिस्टेक है और उससे डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है. Lack of confidence. Now, these managers, they have lack of confidence and they don't know how to manage the poor performance. A fear that if the problem is highlighted, more problems might come up. So this is a fear that these managers, they have a fear that if they accept, if they realize, if they recognize that, if they acknowledge that they are facing this one problem, the other problems might come up and then they will not be able to control the other problems. So एक problem से वो उसको address इसलिए नहीं कर रहे ताकि बाकी problems को रोकने के लिए वो एक problem को address नहीं कर रहे. So again, this is a negative thinking. This is highly recommended that they should like acknowledge and they should realize that they are facing a problem and they should address all problems in their organization. A fear of confrontation. ये ऐसे मैनेजर्स हैं जो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए और कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि रिलेशनशिप जो है वो डैमेज हो, तो वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते. सो अगेन दिस इज अ नेगेटिव अप्रोच. व्हाट आई एडवाइस हियर इज दैट मैनेजर्स शुड नॉट think of it like having a confrontation with their employees. Why not they being optimistic think that this is good for the organization. If they like highlight those problems, they discuss the solutions and then they implement the strategies. So this is really very important. So relationship को हम strengthen कर सकते हैं, build कर सकते हैं, उनसे benefit ले सकते हैं. So उसको positive conflict की तरफ लेके आए, ना कि आप उसको negative side पे लेके जाएं. They worry that working relationship might be damaged, so they have a fear of being challenged. So this again shows their lack of confidence and their incompetence, that they have a fear कि अगर वो कोई solution लेके आएंगे as a manager तो वो challenge ना हो जाए. अगर किसी problem को वो highlight करेंगे तो maybe जिसकी problem को आप highlight कर रहे हैं, जिस problem को आप identify कर रहे हैं, तो वो employee आपकी उस बात को challenge ना कर दे. So they have a fear. Lack of time. Some managers, they are too much busy. They are too much busy in meetings, they are too much busy in performing their other activities. Workload की वजह से they don't have time. So due to lack of time, they don't have time कि वो they address problems, and then not knowing where to start. Again, they don't know that how to take the initiative, कहाँ से वो initiative लें. Lack of understanding that a performance issue exists. So they don't have a understanding कि जी performance issue जो है वो है भी कि नहीं. So they have a doubt and they have a confusion and they don't know. So उनको ground reality का नहीं पता. They don't know कि हो क्या रहा है organization के अंदर. Lack of support. Manager want to solve the problem, लेकिन manager जो है उसके पीछे support नहीं है. Top management is not supporting the manager कि वो problem को solve करे. Now let us discuss that what we have discussed so far in today's lecture. So in today's lecture, we have talked about performance management. We have talked about what are the root causes of performance problems. Then we discussed about different rating scales. Like for example, we talked about the highest rating scale, that is excellent. Then we talked about the good rating scale. Then we talked about the satisfactory, and then we talked about the unsatisfactory. Now, then we talk about different errors made by and different mistakes made by the evaluators, the performance evaluators. कौन-कौन सी वो mistakes करते हैं during appraisal process. Like for example, we have discussed the halo effect. We have discussed the leniency, or like for example, strictness factor is there. Then we have talked about, like for example, incompetency on the side of the administrator as well. So if they so competency is required. So we have discussed different reasons why some of the managers or the administrators, why they do not address the performance problems. So in order to discuss the different challenges faced by managers, so why managers do not address the problems. For example, they have lack of knowledge, they have a fear of confrontation, they have lack of time, or maybe they do not know about the exact situation, or maybe they feel that if they address the problem, the other problems might come up, and they think that they will not be able to
control the other problems. So we have discussed those different issues faced by administrators in the public sector of Pakistan. I believe that कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा. So I advise all of you कि इस लेक्चर को आप दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करें, आप इसको अपने थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ रिलेट करके देखें. मैंने जो आज के लेक्चर में एग्जांपल्स दी हैं, मेरी कोशिश ये थी कि इसको पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक ग्राउंड रियलिटी है, एक जो रियल सिचुएशन है, उसको सामने रख के उसको मैंने डिस्कस किया. आई होप दैट कि आज के लेक्चर से आपने काफ़ी लर्न किया होगा. इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.